हेलो एवरीवन, ये है डेवलपमेंटल बायोलॉजी का पार्ट नंबर 6। अब से पहले हम लोगों ने फॉलिकुलोजेनेसिस के बारे में पढ़ा है और हम लोगों ने क्लीवेज के बारे में पढ़ा है, फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ा है। अब हम ये पढ़ रहे हैं कि जो हमारा इम्प्लांटेशन होता है वो किस तरीके से होता है। तो इम्प्लांटेशन एक वो प्रोसेस है जिसको हम गर्भाधान की प्रक्रिया कहते हैं, जो कि फर्टिलाइजेशन के 7 या 9वें दिन के बीच में होती है। 7 से 9 दिन के टाइम पर फर्टिलाइजेशन के पश्चात इम्प्लांटेशन होता है। अब यहाँ पर आपको याद होगा कि जो हम लोगों ने पढ़ा था कि जो एग होता है फर्टिलाइज होने के बाद वो इनर सेल मास और ट्रोफोब्लास्ट सेल में बदल जाता है। तो अंदर की तरफ जो कोशिकाएं होती हैं उन्हें इनर सेल मास कहते हैं और बाहर की ओर जो आवरण बन जाता है उन्हें ट्रोफोब्लास्ट कोशिकाएं कहते हैं। जब ट्रोफोब्लास्ट कोशिकाएं जाती हैं एंडोमेट्रियम की वॉल पर जाकर चिपकती हैं, तो उसमें जो एंडोमेट्रियम की वॉल पर जो ब्लड वेसल्स हैं उसको भेदती हुई, उसको गलाती हुई अंदर की तरफ घुसती हैं, क्योंकि ये एक विशेष प्रकार का एंजाइम रिलीज करती हैं जिसे कहते हैं लाइटिक एंजाइम। तो लाइटिक एंजाइम के द्वारा ये उसको गलाकर अंदर की तरफ प्रवेश करती हैं और दूसरा जो हार्मोन रिलीज करती हैं उसका नाम है HCG। HCG क्या करता है? HCG जो है बाद में हम ग्रेविडा टेस्ट के माध्यम से प्रेगनेंसी जब कंफर्म करते हैं तो HCG का उसमें बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहता है। अभी आगे भी हम इसको पढ़ेंगे एक बार। तो लाइटिक एंजाइम के जरिए एंडोमेट्रियम का ब्रेकडाउन होता है और जो हमारा ब्लास्टोसिस्ट है वो चिपक जाती है सीधे एंडोमेट्रियम पे, जिसको हम कहते हैं कि हेल्प इन एम्बेडिंग ऑफ डेवलपिंग ब्लास्टोसिस्ट इन एंडोमेट्रियम। तो ये एम्बेडिंग में हेल्प करती है ब्लास्टोसिस्ट की। इम्प्लांटेशन के दौरान जो ब्लास्टोसिस्ट कोशिकाएं होती हैं वो एंडोमेट्रियम की परत में प्रवेश कर जाती हैं और इसी के पश्चात जो भ्रूण होता है उसका डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से शुरू होता है और यही वो टाइम होता है जब मासिक धर्म आना बंद हो जाता है, यानी फर्टिलाइजेशन के 7 से 9 दिन के बाद। एंडोमेट्रियम पर भ्रूण का इम्प्लांटेशन होने के बाद इसे डेसिडुआ कहा जाता है। जब एंडोमेट्रियम पर भ्रूण आकर के चिपक जाएगा, रोपित हो जाएगा, तो उसको हम कहेंगे डेसिडुआ। और डेसिडुआ 3 प्रकार की होती है, डेसिडुआ कैप्सुलैरिस, डेसिडुआ वैसिलैरिस और डेसिडुआ पार्टियलिस। तो जो आपकी डेसिडुआ कैप्सुलैरिस होती है, नाम से पता चल रहा है कैप्सूल खोल, यानी कि ये कवरिंग वाला पार्ट है जिसको हम कह सकते हैं एंडोमेट्रियम का वह भाग जो भ्रूण को कवर कर लेता है, उसको डेसिडुआ कैप्सुलैरिस कहते हैं। डेसिडुआ बैसिलैरिस क्या होता है? तो प्लेसेंटा का बेस बनाता है। नाम से पता चल रहा है बैसिलैरिस, तो बेस यानी कि जो आधारी भाग है वो बनाने का काम करता है, जिससे प्लेसेंटा बनता है और माँ और भ्रूण के बीच पोषक तत्वों का आदान प्रदान होता है। नेक्स्ट है डेसिडुआ पेरिटेलिस। ये इम्प्लांटेशन साइट को छोड़ करके संपूर्ण गर्भाशय गुहा में पाई जाएगी, यानी कि जिस जगह पर रोपण हुआ है उस जगह को छोड़ करके पूरे जो यूट्रस है उसमें ये मिलेगी आपको। अब जब हम लोगों ने मॉरुला अवस्था पढ़ी थी, नेक्स्ट हमारी अवस्था है ब्लास्टुला अवस्था, जो कि किसके पश्चात हो रही है? इम्प्लांटेशन के पश्चात हो रही है। याद रखिएगा, ब्लास्टुला वह अवस्था है जो रोपण होने के पश्चात होती है। तो ब्लास्टुला अवस्था में क्या क्या चीज़ें होती है भाई? ब्लास्टुला अवस्था में जो आपकी ट्रोफोब्लास्ट हैं वो वैसी ही हैं, इनर सेल मास वैसी ही हैं और वो जाकर के चिपक गई हैं आपके एंडोमेट्रियम से, जिसको हमने इम्प्लांटेशन नाम दिया था। अब इनमें धीरे धीरे हमने कहा था कि भ्रूण में डेवलपमेंट होना शुरू होगा, तो जो आपकी ट्रोफोब्लास्ट थी वो सिंस आइसोट्रोफोब्लास्ट में बदल जाएंगी। इनर सेल मास में आपको अंदर की तरफ एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट 2 तरीके की संरचना देखने को मिलेगी। एपीब्लास्ट ही गैस्ट्रुला अवस्था में आगे चलकर, जब गैस्ट्रुला अवस्था आएगी तब 3 जर्मिनल लेयर्स का फॉर्मेशन कर देगा, है ना। और ऊपर की तरफ जो सिंस आइसोट्रोफोब्लास्ट है वो ट्रोफोब्लास्ट का ही डेवलप्ड फॉर्म है। नेक्स्ट आ जाते हैं कि जो हमारी इनर सेल मास होती हैं उनमें, उनको हम कहते हैं टोटिपोटेंट सेल, क्योंकि उनके अंदर ये क्षमता होती है कि वो मिलकर के संपूर्ण शरीर का निर्माण करती हैं। पूर्ण शक्त स्तंभाकार कोशिकाएं भी हम इनको कहते हैं। अगर हम ध्यान से इनका डायग्राम देखना चाहें तो ये डायग्राम है एम्ब्रियो का, जो कि इम्प्लांटेशन के पश्चात बना है। अभी कोई विशेष संरचना नहीं दिख रही हमको, बस जो हमारी ट्रोफोब्लास्ट कोशिकाएं थी उनके ऊपर एक संरचना आ गई है, जो कि आपको कुछ उंगली नुमा संरचना, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा। इसको हम बोलते हैं सिंस आइसोट्रोफोब्लास्ट और इसमें जो रसांकुर होते हैं उनको बोलते हैं कोरियोनिक विली। अंदर की तरफ 2 आपको लेयर्स, परतें दिखाई दे रही होंगी, है ना। तो इनको हम कहते हैं बाइलैमिनर
एम्ब्रियोनिक लेयर्स, अंदर की तरफ ब्लू और पिंक कलर से लेयर्स दिखाई दे रही हैं। उसकी जस्ट नीचे यॉक सैक जगह होती है, और जो आपकी यॉक सैक के अपोजिट साइड में आप देखोगे तो एक जगह यॉक सैक है और दूसरी जगह एमनियोटिक सैक है। इसके बाद आपको नीचे एपीब्लास्ट दिखाई दे रही हैं। एपीब्लास्ट ही आगे जा कर के तीन परतों को बनाएंगी, जर्मिनल लेयर्स को बनाएंगी, और जबकि हाइपोब्लास्ट जो हैं वो फर्टिलाइजेशन की, जो आपकी हाइपोब्लास्ट हैं वो आगे जा कर के आपकी एम्ब्रियोनिक डिस्क का निर्माण करेंगी। जो फर्टिलाइजेशन होता है ये 3rd वीक की महत्वपूर्ण घटना है, ठीक है। और इसके पश्चात ब्लास्टुला अवस्था के पश्चात आती है गैस्ट्रुला अवस्था। तो यहाँ पर जो ब्लास्टुला अवस्था है उसमें बाइलेमिनर लेयर्स जो होती हैं, यानी जो आपने अंदर की तरफ एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट कोशिकाएं देखी थी वो बाइलेमिनर लेयर कहलाती हैं, यानी दो परतें हैं जो महत्वपूर्ण योगदान देंगी अभी डेवलपमेंट के दौरान। अभी हमने पढ़ा ही था कि ट्रोफोब्लास्ट कोशिकाएं सिंसाइटोट्रोफोब्लास्ट तथा साइटोट्रोफोब्लास्ट में बदल जाती हैं, और सिंसाइटोट्रोफोब्लास्ट भी आगे चल करके क्रायोनिक विली बनाती हैं। इनर सेल मास जो होता है वो आपने पढ़ा था पूर्ण शक्त कोशिकाएं होती है, यानी कि इनके अंतर्गत बहुत ज़्यादा रीजनरेशन की पावर होती है, पूरा अंग इन्हीं से डेवलप्ड होंगे। तो इनर सेल मास ही 2 पार्ट में डिवाइड हो गया था, एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट। एपीब्लास्ट जर्मिनल लेयर्स को बनाएंगी जो आपका गैस्ट्रुलेशन पीरियड होगा उसके द्वारा, जबकि हाइपोब्लास्ट जो होती हैं ये आपके एम्ब्रियोनिक डिस्क का निर्माण करने में सहायता करती हैं। एम्ब्रियोनिक डिस्क एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट से मिलकर के बनता है। नेक्स्ट गैस्ट्रुलेशन की पीरियड यानी गैस्ट्रुला अवस्था, इसमें क्या होता है कि सबसे महत्वपूर्ण घटना है ये कब होगी, तीसरे हफ्ते या फिर 15वें दिन, यानी फर्टिलाइजेशन के तीसरे हफ्ते से या फिर आप कह सकते हो 15वें दिन, तब ये गैस्ट्रुलेशन का पीरियड शुरू होगा। यहाँ क्या होता है, बाइलेमिनर लेयर्स का त्रिस्तरीय परतों में परिवर्तन हो जाना गैस्ट्रुलेशन है। बाइलेमिनर लेयर्स का त्रिस्तरीय परतों में परिवर्तन हो जाएगा, जो हम अभी ऊपर पढ़ के आ रहे थे कि अभी जो हमारी केवल हाइपोब्लास्ट और एपीब्लास्ट थी जो कि हमारी बाइलेमिनर परतें थी, लेकिन अब वो आगे जा कर के ट्राइलेमिनर यानी कि आप ट्राई जर्मिनल बोल सकते हो, त्रिजननीय जननिक परतों के रूप में बदल जाएंगे। अब यहाँ डेवलपमेंट के दौरान आपको कुछ विशेष संरचनाएं दिखाई दे रही हैं। सबसे पहले तो जो आपको बाहर की तरफ गुलाबी रंग की कोशिकाएं दिख रही होंगी उन पे कैरियन चिपका हुआ है। कैरियन जो है वो साइटोट्रोफोब्लास्ट और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म का ही पार्ट है। अंदर की तरफ एमनियोटिक सैक जहाँ था अब वहाँ एमनियोटिक फ्लूइड भी दिखाई दे रहा है। धीरे धीरे डेवलपमेंट के पश्चात आपको अंदर की ओर एम्ब्रियो दिख रहा है। एम्ब्रियो के बाहर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म भी लगी हुई है और उसके जस्ट नीचे एमनियन भी है। एमनियन के नीचे एलेंटवाइस आपको एक उभरी हुई छोटी सी बाहर की ओर निकली हुई संरचना जैसी दिखाई दे रही होगी, एमनियन कहलाती है। ये एमनियोटिक सेल और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म से मिलकर के बनी होती है। इसके बाद आप एलेंटवाइस को देख सकते हैं। यॉक सैक पहले भी था अभी भी है, यॉक सैक को देख सकते हैं। सिंसाइटोट्रोफोब्लास्ट पहले भी थी अभी भी दिखाई दे रही हैं, उन पे क्रायोनिक विली भी दिखाई दे रही है और साइटोट्रोफोब्लास्ट की संरचना आपको दिखाई दे रही है। ये गैस्ट्रुलेशन पीरियड के दौरान हुआ है। अब आ जाता है कि किन पार्ट से कौन कौन सी हमारे अंगों का निर्माण होता है। तो भाई जब 3 जर्मिनल लेयर्स बन गई थी, एंडोडर्म, मेसोडर्म एंड एक्टोडर्म, तो उसमें जो एंडोडर्म यानी सबसे अंदर की जो परत है वो बनाती है थायराइड, पैराथायराइड को, थाइमस ग्लैंड को और हमारी पेनक्रियास को। गट को यानी कि हमारी आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल को, विसरल ऑर्गन्स को बनाती है। हमारी आमाशयी ग्रंथियां जितनी हैं जो पाचन में योगदान करती हैं उनको बनाती है। आंतों की यानी इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स को बनाती है। नेक्स्ट है जीभ का भी निर्माण एंडोडर्म से हुआ है। लंग्स और ट्रैकिया का निर्माण भी, ब्रोंकाई यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम में लंग्स, ट्रैकिया और ब्रोंकाई भी एंडोडर्म से बने हैं। मूत्राशय, गिल्स जो आपके जलीय जानवर हैं उनमें श्वसन हेतु गिल्स, लीवर, यूस्टेशियन ट्यूब और मिडल ईयर, ये सब एंडोडर्म से निर्मित है। जबकि मेसोडर्म से क्या क्या बना है, वृषण यानी कि टेस्टिस, ओवरी यानी कि अंडाशय, एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल ग्लैंड के 2 भाग होते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेड्यूला। एड्रिनल कॉर्टेक्स का निर्माण मेसोडर्म से हुआ है, जबकि एड्रिनल मेड्यूला का निर्माण एक्टोडर्म से हुआ है।
तो आप याद रख सकते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स, मेसोडर्म, डर्मिस यानी कि हमारी त्वचा का जो भाग है डर्मिस, मस्कुलर टिश्यूज यानी मांसपेशीय ऊतक, कनेक्टिंग टिश्यूज संयोजी ऊतक, एंडोस्केलेटन जिसमें हमारी हड्डी और हमारी उपास्थि आ जाती हैं, हार्ट, ब्लड वेसल्स, किडनीज, यूरिनरी जेनाइटल डक्ट, आंखों की कोराइड परत और स्क्लेरॉइड परत, ये सब चीज़ें मिलकर के बनी होती है मेसोडर्म की। जबकि एक्टोडर्म से क्या क्या बनता है, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, एड्रिनल मेड्यूला, एपिडर्मिस, नर्वस सिस्टम, आंखों में लेंस, रेटिना और कॉर्निया भी एक्टोडर्म से बना है, नेजल एपिथेलियम, इंटरनल ईयर, ये भी हमारे किससे मिलकर के बने हैं, एक्टोडर्म से। तो इस तरीके से ऑर्गेनोजेनेसिस यानी कि विभिन्न दो जो हमारी भ्रूणीय परतें बनी हैं, 3 भ्रूणीय परतों से अलग अलग अंगों का जो निर्माण हुआ है वो हम इसमें देख रहे हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं अब हम लोग प्लेसेंटा के ऊपर, क्योंकि जब डेवलपमेंट होने लगता है तो प्लेसेंटा का भी निर्माण शुरू हो जाता है। और प्लेसेंटा के निर्माण के दौरान जो है ये महत्वपूर्ण भाग है, प्लेसेंटा जो है वो जो माता और एम्ब्रियो है उसके बीच में एक महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि ये दोनों के ही पार्ट से मिलकर के बनी है, मैटरनल एंड फीटल दोनों की संयुक्त संरचना है। मनुष्य में जो प्लेसेंटा होती है वो हीमोकोरियल टाइप की होती है। अब जो ये प्लेसेंटा होती है माँ का पोषण भ्रूण तक पहुँचाने का कार्य करती है, मतलब माँ जो भी भोजन ग्रहण करती है, जो न्यूट्रिएंट्स को गेन करती है, वो प्लेसेंटा जो है वो बच्चे तक पहुँचाती है। ब्लड फीटल बैरियर हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि ये ब्लड को जो है बच्चे तक शुद्ध रुधिर को पहुंचाने का काम करती है। अब इसके क्या क्या काम है, तो भाई ये एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करती है, यानी कि ये हार्मोन भी रिलीज़ करती है, लेकिन ये निश्चित समय के लिए ही शरीर में होती है, तो इसलिए हम इसको अस्थायी एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। अच्छा, कुछ हार्मोन कौन कौन से रिलीज़ करती है, तो ये महत्वपूर्ण 5-6 हार्मोन है जो ये रिलीज़ करती है। HPL, HCG और रिलैक्सिन, ये 3 हार्मोन ऐसे होते हैं जो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी महिला के शरीर से निकलते हैं, शेष समय ही बंद हो जाते हैं। तो इसमें HPL क्या है, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन हार्मोन जो है जब ये महिला के शरीर से निकलता है तो उस समय प्रेगनेंसी के दौरान उनकी स्तन ग्रंथियों का यानी मेमरी ग्लैंड्स का विकास होता है, आकार में स्तन ग्रंथियाँ बढ़ जाती हैं, दुग्ध निर्माण में ये सहायता करते हैं, क्योंकि बच्चे के पोषण के लिए मिल्क प्रोडक्शन की आवश्यकता है, तो भविष्य के लिए ये दुग्ध निर्माण में सहायता करते हैं। नेक्स्ट है HCG यानी ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिक हार्मोन। ये हार्मोन वही है जो हमने आपको HCG पहले भी बताया था और अभी दोबारा से इसको हम पढ़ रहे हैं। तो ये ग्रेविडा टेस्ट में सहायता करता है, जो कि प्रेगनेंसी टेस्ट में आप जानते हैं ना, प्रेगनेंसी कंफर्म करने के लिए जो टेस्ट किया जाता है उसे ग्रेविडा टेस्ट कहते हैं। नेक्स्ट है रिलैक्सिन, ये प्यूबिक सिम्फिफाइसिस भाग की पेशियों को रिलैक्स करता है और रिलैक्स करने की वजह से ये थोड़ा दर्द कम महसूस कराने में सहायता करता है, जिससे प्रसव में आसानी होती है। फिर 4, 5, 6, 7 ये 4 हार्मोन और हैं जिनको हमें पढ़ना है। ये कोरियोनिक कॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, ये भी प्लेसेंटा से निकलता है, जो एड्रिनल को फंक्शन कराता है, यानी कि आपका जो एड्रिनल ग्लैंड है उसको फंक्शन कराने में सहायता करता है, वहाँ से निकलने वाले हार्मोन को। नेक्स्ट है कोरियोनिक टायरोट्रोफिन हार्मोन, ये थायराइड ग्लैंड के लिए काम करता है और भ्रूण के उपापचय यानी भ्रूण के अंदर जो मेटाबॉलिक कार्य चल रहा है उसके लिए सहायता करता है। नेक्स्ट है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन, ये आप पढ़ चुके हैं। एस्ट्रोजन को हम लोग मदर ऑफ मदर भी कहते हैं, यानी कि ये वो हार्मोन है जो माता की सहायता करता है, माता को पोषण प्राप्त होता रहे, माता की सुरक्षा करने में मदद करता है। और प्रोजेस्टेरॉन को हम मदर ऑफ फीटस कहते हैं, क्योंकि ये फीटस के लिए बहुत ज़रूरी है, फीटस के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। अब जो प्लेसेंटा होती है वो एक अल्ट्रा फिल्टर की तरह काम करती है, क्योंकि माँ के शरीर से सब कुछ भ्रूण के शरीर में पहुँचता है, तो इसलिए प्लेसेंटा तक पहुँचने वाले पदार्थ जो है वो फिल्टर करती है हमारी प्लेसेंटा। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे बैक्टीरिया वायरस होते हैं, कुछ ऐसे पैथोजेंस होते हैं जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाते हैं, जबकि प्लेसेंटा रोक लगाती है इन बीमारी के कारकों पर, पैथोजेंस पर, लेकिन कुछ ऐसे बैक्टीरिया वायरस होते हैं जो इनको क्रॉस कर जाते हैं, जैसे मीजल्स हो गया, जैसे खसरे का जो हम वायरस कहते हैं, HIV हो गया, एड्स का वायरस, रुबेला मम्स वगैरह का वायरस, तो ये जो है ये अपरा को पार करते हैं और भ्रूण को जाके संक्रामित कर सकते हैं। और कुछ हमारे केमिकल टेट्राजेंस भी होते हैं जो कैंसर कॉजिंग होते हैं, कार्सिनोजेनिक होते हैं, जैसे जो धूम्रपान वगैरह करने की से जो
केमिकल्स निकलते हैं वो भी बच्चे को जो है प्रभावित कर सकते हैं, फीटस को प्रभावित कर सकते हैं। अब हम एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसमें आप देख पा रहे हो कि सबसे बाहर की ओर तो एम्बेलिकल कॉर्ड बनी हुई है, अंदर की तरफ आपको एम्बेलिकल वेन्स दिखाई दे रही होंगी, जो नीले रंग की संरचनाएं बनी हुई है एम्बेलिकल वेन्स इनको हम कहते हैं, यानी कि एम्बेलिकल शिराएं। ये एक जोड़ी होती है, यानी कि संख्या में 2 होती हैं, जबकि एम्बेलिकल आर्टरी जो होती है ये सिंगल होती है और संख्या में एक ही रहेगी। और जबकि वेन्स कितनी है, 2 हैं, क्योंकि वो एक जोड़ी है तो 2 हैं, और आर्टरी जो है वो सिंगल है। अब इस एम्बेलिकल वेन, आर्टरी और एम्बेलिकल कॉर्ड के अलावा अगर आप पीछे की तरफ देखें तो एंडोमेट्रियम ऑफ ब्लड वेसल्स आपको दिखाई दे रहा, एंडोथीलियम ऑफ ब्लड वेसल्स आपको दिखाई दे रहा होगा। दूसरा लिखा हुआ है ब्लड डिफ्यूज़न, यानी कि जो आपका रक्त है उसको विसरण के माध्यम से शरीर तक जो है पहुंचाया जाएगा, फीटस के शरीर तक। बीच में जो गैपिंग है उसको हम वाइटनर्स जेली कहते हैं, और कोरियन जो डेवलप्ड हुए थे वो अब यहाँ पर हमको इन वलय के रूप में दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर आप डिफ्यूज़न के माध्यम से ऑक्सीजन का प्रवेश करते हुए देख रहे होंगे और कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूज़न के माध्यम से बाहर निकलते हुए या एग्जिट देख रहे होंगे। लेकिन ध्यान रखने वाली जो महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर ब्लड प्योर हो रहा है डिफ्यूज़न के माध्यम से, लेकिन आर्टरी में बह रहा है इम्प्योर ब्लड और वेन में बह रहा है प्योर ब्लड, जो कि बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आर्टरी में हमारी बाकी सभी आर्टरी में शुद्ध रुधिर होता है, लेकिन जो अम्बेलिकल आर्टरी है उसमें हमें इम्प्योर ब्लड देखने को मिलेगा, और जो हमारा वेन होती है उसमें अशुद्ध रुधिर होता है, लेकिन इसके केस में हमें अम्बेलिकल वेन के केस में यहाँ प्योर ब्लड देखने को मिल रहा है। अब माता से भ्रूण तक 3 बैरियर्स उपस्थित होते हैं। सबसे पहला बैरियर जो है वो कोरियन, आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर कोरियन बने हुए हैं। दूसरा वार्टनर्स की जेली है, वार्टनर्स जेली से हम कहते हैं, और तीसरा है रुधिर वाहिकाओं के एंडोथीलियम टिश्यू। तो इस तरीके से 3 जो हैं वो बैरियर्स हैं माता के और जो आपका फीटस है उसके बीच में। अब अगला है प्लेसेंटा कितने प्रकार की होती है, तो हम प्लेसेंटा को भी देखते हैं कि प्लेसेंटा जो है भ्रूणीय ऊतक के आधार पर 2 प्रकार की होती है, कोरियोविटलाइन और कोरियो एलेंटॉइस। कोरियोविटलाइन जो होती है इसको हम यॉर्कसैक प्लेसेंटा भी कहते हैं। जिन जंतुओं में यॉर्कसैक ज़्यादा होता है उसको हम कोरियोविटलाइन के नाम से जानते हैं, और ये विशेष रूप से मिलती है डाइफेडल प्रजाति के जीवों में, यानी वे जीव जिनके शरीर में जिनकी मादाओं के शरीर में 2 गर्भाशय उपस्थित होंगे, जैसे कि एग्जाम्पल है कंगारू। और कोरियो एलेंटॉइस प्लेसेंटा जो होती है ये सभी यूथेरियन जंतुओं में पाई जाएगी, जैसे कि मनुष्य में। नेक्स्ट आ जाते हैं कोरियन पर विलाई। कोरियन हमने पढ़ा था ना, जो बाहर की तरफ संरचना छल्ले जैसी लग रही थी हमको, उस पर अगर जो विलाई उपस्थित होती है उस आधार पे भी हम देखें तो प्रमुख 4 प्रकार बनते हैं यहाँ पर। तो पहली है डिफ्यूज प्लेसेंटा, सेकंड है जोनरी प्लेसेंटा, तीसरी है डिस्क्वाइडल प्लेसेंटा और फोर्थ है कोटिलिडोनरी प्लेसेंटा। ठीक है, तो डिफ्यूज प्लेसेंटा में क्या होता है, डिफ्यूज प्लेसेंटा में विली समान रूप से कोरियन पर फैली हुई होगी। जो हम लोगों ने ऊपर कोरियन की संरचना देखी थी उस कोरियन पर विली यानी जो रसांकुर होंगे वो एक समान रूप से फैले रहेंगे। जैसे कि खुरदार जीव यानी जिनके पैर में खुर होते हैं, उन जीवों के शरीर के अंदर जो प्लेसेंटा बनती है वो डिफ्यूज टाइप की होती है, जैसे कि पिग में और हॉर्स में। नेक्स्ट है आपकी जोनरी प्लेसेंटा। जोनरी प्लेसेंटा कार्निवोर्स एनिमल्स में देखने को मिलेगी, जो आपके मांसाहारी जंतु हैं जैसे कुत्ते, बिल्ली आदि के अंदर। नेक्स्ट है थर्ड डिस्क्वाइडल प्लेसेंटा। डिस्क्वाइडल प्लेसेंटा चमगादड़ या कुतरने वाले जीवों में और कीट आहारी जीवों में मिलती है। फिर है कोटिलिडोनरी प्लेसेंटा। तो कोटिलिडोनरी प्लेसेंटा जो होती है वो उसमें विलाई समान रूप से ना होकर के पैचेस के रूप में होंगी। कोरियन पर विलाई तो उपस्थित होंगी, लेकिन कैसे होंगी, पैचेस के रूप में, एक साथ इकट्ठी होंगी फिर थोड़ी जगह खाली, फिर एक साथ इकट्ठी होंगी फिर थोड़ी जगह खाली। इस जगह पैच के रूप में विलाई देखने को मिलेंगी। और विशेष रूप से ध्यान रखिएगा जो जानवर जुगाली करते हैं, यानी भोजन को बहुत देर तक चबाते रहते हैं वो जुगाली करने वाली जो जीव हैं, जैसे गाय है, ऊँट है, मवेशी हैं, इनके अंदर आपको कोटिलिडोनरी प्लेसेंटा देखने को मिल जाएगी। अब विलाई व एंडोमेट्रियम के संपर्क के आधार पर अगर हम देखें तो विलाई और एंडोमेट्रियम का जो कांटेक्ट बन रहा है, क्योंकि कोरियन पर विलाई तो उपस्थित है, उस आधार पे हम लोग देख रहे हैं। तो एक है नॉन डेसिडुअस, दूसरी है कॉन्ट्रा डेसिडुअस और तीसरी है डेसिडुअस। तो डेसिडुअस जो मिलेगी वो ऑल प्राइमेट्स, यानी कि जितने भी आपके प्राइमेट्स जंतु हैं जिनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है उनमें डेसिडुअस टाइप की प्लेसेंटा बनेगी।
और कॉन्ट्रा डेसिडुअस बनेगी जिसमें पैचेस होंगे, ठीक है, तो पैचेस के फॉर्म में प्रेजेंट होगी। और नॉन डेसिडुअस जो आपके पिग है, काउ है और गोट है, इनके अंदर नॉन डेसिडुअस प्लेसेंटा उपस्थित होगी। अब नेक्स्ट है हिस्टोलॉजिकल टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा, इसको हम अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू एवरीवन।